नमस्कार दोस्तों, जैनिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की तैयारी आप सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ ही दिन दोस्तों रह गए हैं। हमारी विशेष सीरीज यूकेपीएससी लेक्चरर मैराथन दोस्तों स्टार्ट हो गई है। इसमें अभी तक दोस्तों हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आज है दोस्तों लेक्चर नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए यूकेपीएससी लेक्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज दोस्तों पार्ट नंबर 4। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल। इफ 3 balls are drawn at random without replacement, then the probability of getting exactly 1 red ball is। एक बैग है जिसमें 5 रेड और 3 ब्लू बॉल हैं और 3 बॉल उसमें से रेंडमली निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक एक करके निकाला और उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज। दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं। अब जब दोस्तों आप एक एक करके बॉल को दोस्तों निकालेंगे तो हो सकता है कि आपके पास पहली बॉल रेड हो, देखिए एग्जैक्टली है, और बाकी की जो 2 बॉल्स हैं वो आपकी नॉन रेड हो, यानी कि ब्लू बॉल हो। एक केस ये हो सकता है। इसी तरह से रेड सेकंड नंबर पे भी आ सकता है, यानी कि जो दूसरा केस हो सकता है कि पहले आपने ब्लू निकाली, फिर रेड निकाली, फिर ब्लू निकाली, एंड देन इसके बाद जो तीसरा केस होगा वही हो सकता है कि पहले ब्लू, ब्लू और रेड। ये 3 केसेस दोस्तों आपके क्या है, पॉसिबल है। ओके, सो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप पहले रेड बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों। आप देखें टोटल जो बॉल्स हैं दोस्तों आपकी कितनी है, 8, तो ये हो जाएगी 5/8। अब क्योंकि रेड बॉल निकल चुकी है, एक बॉल निकल चुकी है, आपने उसको रिप्लेस नहीं किया है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और उस केस में होगा क्या कि अब आप निकालेंगे ब्लू बॉल, तो ये हो जाएगा 3/7 एंड यू विल अगेन ड्रॉ अ ब्लू बॉल। तो यहाँ पर से आप दोबारा से ब्लू बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों आपकी 2/7, मतलब कि 2/6, क्योंकि अब आपकी एक और बॉल यहाँ पर निकल चुकी है। तो देखिए पहले आपने बॉल निकाली तो उस समय पर प्रोबेबिलिटी थी 5/8। अब क्योंकि अब आप एक बॉल निकाल चुके हैं तो यहाँ पर बॉलों की संख्या 7 रहेगी। अब आप ब्लू बॉल निकालने हैं तो 3/7, देन अगेन ब्लू बॉल निकालने हैं तो यहाँ पर होगा आपका 2/6। ओके, इसको दोस्तों आपने क्या करना है, 3 केसेस हैं ये। इन 3 केसेस में इसी तरह का पैटर्न रहेगा। आप देखते हो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे अगर आप ब्लू रेड ब्लू भी निकालेंगे तो आप ब्लू में देखिए कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3/8, फिर रेड निकालेंगे तो रेड हो जाएगा 5/7 एंड देन इसके बाद फिर आप ब्लू निकालेंगे तो ब्लू आपकी कितनी रह गई है, अब 2 रह गई है, तो 2/6। ओके, तो यही है चीज़। इसको आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कट गया। सो यह आ जाएगा 5×3=15 और 7×8=56, यानी कि 15/56 इज द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ f"(x) इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इन इंटरवल a से लेकर b, देन f"(x) इज 0 इज एटमोस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल a b, एग्जैक्टली वंस इन a b, एटलीस्ट वंस इन a b, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर f"(x) की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहती है इन द इंटायर इंटरवल a से लेकर b, तो देन आपको बताना है कि f"(x) बराबर 0 कब हो सकता है इन दिस इंटरवल। क्या अधिकतम एक बार हो सकता है, या एग्जैक्टली एक बार होगा, या कम से कम एक बार होगा, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। आप एक तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन मत मान लीजिए। देखिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या पढ़ते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है f(x), ये इंक्रीजिंग कब होता है, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, जब f"(x) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि f"(x) हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल ए बी। तो हम कहेंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ए बी, यानी कि सिंपली हम कहेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी f(x) की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं कहूँगा f(x) डिक्रीजिंग कब है, ये डिक्रीजिंग कब है, जब f(x) क्या होगा, लेस देन 0 होगा इन द गिवन इंटरवल, यानी कि x की वैल्यू बढ़ने पे f(x) की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि f"(x) इज लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है, वो भी पूरे इंटरवल ए बी में। इसका मतलब है कि जो f(x) है
देखिए ये एफ डबल डेस एक्स है, तो इसका मतलब जो एफ डेस एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके, इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस इंटरवल पे, तो ये जो मतलब कि ये अगर मान लो तो ये ए है और ये बी है, तो ये कर्व इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कर्व इस तरह से हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो कर्व है वो ऐसा हो, यानी कि ये एक बार इसको कट कर दे। लेकिन ये कर्व ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कि भैया वो एक से ज्यादा बार कट करे। तो या तो कभी कट नहीं करेगा, या तो एफ डेस एक्स इज नॉट जीरो एज वेल, मतलब क्योंकि यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं दिस इज द कर्व ऑफ एफ डेस एक्स। जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि एफ डेस एक्स रिमेन्स पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी, और या फिर हो सकता है कि एफ डेस एक्स अपना साइन चेंज कर ले पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जाएगा बिल्कुल डिक्रीज। कर्व एक बार ही अधिकतम कट कर सकता है या तो ना कट करे। तो इसका मतलब ये है कि एट मोस्ट वंस इन ए बी, यानी कि अधिकतम एक बार ही क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, दोनों केसेस आपके पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये कर्व होता तो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग होता। तो कर्व आपको पता है कि पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह से हो, मतलब कि इस तरह से डिक्रीज ही करता चला जाए, या फिर हो सकता है कि ये केस की भैया इस तरह से डिक्रीज करे, मतलब कि एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाए। तो यहां पर एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इन दिस केस एफ डेस एक्स इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, सो इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस एट ऑल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, एट मोस्ट वंस इन ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि है रिंग थ्योरी से। दो ऑपरेशन है ऑन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर, जिनको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए ऑपरेशन बी बराबर है ए प्लस बी प्लस वन, एंड ए ऑपरेशन बी बराबर है ए बी प्लस बी। द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यूनिट एलिमेंट बेसिकली क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर से जैसे को ए को इवन मान लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर ए का ऑपरेशन इवन के संग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दोबारा से ए आएगा। यानी सिंपली अगर मैं पहले वाले की मैं बात करूं तो यहां से बाय दिस ऑपरेशन दिस विल बिकम ए प्लस ई वन प्लस वन, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस वन है, बराबर हो जाएगा ए, यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि ई वन बराबर क्या आ गया, माइनस वन। तो पहला यूनिट एलिमेंट आपका कितना आ गया, माइनस वन। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन मान लेते हैं जो दूसरा यूनिट एलिमेंट है वो आपका ई टू है। सो अगेन यू विल गेट ए बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट। सो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ई टू प्लस ई टू इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से दोस्तों कट जाएगा, तो फाइनली दोस्तों जो ई टू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो दीज आर द टू एलिमेंट्स, यानी कि माइनस वन कॉमा जीरो। तो माइनस वन कॉमा जीरो आर द यूनिट्स एलिमेंट्स, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द लाइन। ये दोस्तों आपके पास एक कर्व है जो कि एक एलिप्स है नियर टू द स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है जो कि आपका इस कर्व में होगा, यानी कि बेसिकली एलिप्स में होगा, जो कि इस लाइन के नियरेस्ट है। मतलब आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर से समझाऊं, तो अगर आपके पास दोस्तों कोई मान लेते हैं एलिप्स है, और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपको देखना है वो पॉइंट जो कि इसके नियरेस्ट हो। ठीक है, यानी कि यहाँ एलिप्स में जो पॉइंट होगा, वो जो इसके क्या होगा, नियरेस्ट होगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 कॉमा y1 मान लेते हैं, तो ये इसके क्या होगा, नियरेस्ट होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें वो डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी है। लेट दिस इज द डिस्टेंस, ये हमें जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, पहले तो पॉइंट दोस्तों हमें कैलकुलेट करना होगा, और फिर वहां से हमें इस लाइन पर डिस्टेंस को दोस्तों निकालना होगा। यानी कि बेसिकली हमें जो डिस्टेंस है, अगर आप देखें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन है 3x माइनस टू वाई प्लस टू बराबर जीरो। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों इस पॉइंट से, ये हो जाएगी यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो सिंपली कहता है 3x1 माइनस टू वाई वन प्लस टू बट्टे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 13। तो ये हमें दोस्तों क्या करना है, मिनिमाइज करना है एक तरह से, ये मिनिमम होनी चाहिए।
तो पहले तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट को दोस्तों फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं स्लोप मेथड का दोस्तों यूज कर सकता हूँ। देखिए मैं एक मानता हूँ कि यहाँ से दोस्तों अगर मान लेते हैं ये जैसे इलिप्स है, तो इलिप्स पे दोस्तों एक टेंजेंट लाइन होगी। देखिए अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल इसके इस तरह से हम एक टेंजेंट लाइन लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इस इलिप्स पे जो टेंजेंट लाइन है बेसिकली जो कि इस पॉइंट से गुजर रही होगी, और इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो उनका जो स्लोप होता है बराबर होता है। तो हम ये मानेंगे कि इस पॉइंट पी से एक लाइन है दोस्तों जो कि गुजर रही है और वो इस एलिप्स पे टेंजेंट होगी। तो देन हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करूंगा कि क्योंकि हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगी और पॉइंट पी से दोस्तों गुजर रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा और इस लाइन के स्लोप को बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं इस थ्योरी का यूज कर सकता हूँ, वैसे मैं मैक्सिमम मिनिमम का भी यूज कर सकता हूँ, बट राइट नाउ दिस मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएबल। इसके अलावा लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड भी होती है, उससे भी हम दोस्तों इसको निकाल सकते हैं, बट दिस मेथड इज बेस्ट। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये टेंजेंट लाइन है और बेसिकली हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो बड़ी आसानी से दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करूंगा। पहले तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, वी नो दैट कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -3/-2, यानी कि -a/b। तो ये इसका स्लोप है दोस्तों 3/2। इसके बाद अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्लोप के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 y dy/dx इक्वल्स 0। सो यहाँ से dy/dx बराबर आ जाएगा माइनस में 3x/4y। अब हमें स्लोप निकालना है एट p पे, तो ये एट p पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3x1/4y1। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि ये m2 है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर से इक्वल हैं, यानी कि 3/2 बराबर हो जाएगा माइनस में 3/4x1/y1। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x1 बराबर आ गया -2y1। अब ये रिलेशन हमें दोस्तों यहाँ पर से x1 और y1 के बीच में मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट ये जो पॉइंट है x1 y1 किस पे लाई करता है, एलिप्स पे दोस्तों ये लाई करता है। एलिप्स पे लाई करता है तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली बात है। ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर बराबर हो गया 16। यहाँ से हम x1 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं 2y1, यानी कि अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जगह स्पेस कम पड़ी है। तो यहाँ पर 3x1 का स्क्वायर यानी कि 12y1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी कि y1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। 16 कट गया तो y1 बराबर आ गया +-1, ठीक है। और अगर y1 की वैल्यू +-1 है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, x1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे पहले मान लेता हूँ y1 की वैल्यू 1 है, तो अगर y1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ से 16 में से 4 गया 12, और ये हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा +-2। मतलब बेसिकली आपका x1 का स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर से y1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, ये काम करे यहाँ से नहीं, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जब y1 की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से x1 बराबर -2y1 है ना, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ज़्यादा बेटर देगा, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स -2, 1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप y1 बराबर -1 रखेंगे, इफ़ यू पुट y1 बराबर -1 देन यू विल गेट x1 इक्वल्स टू 2। सो अगला जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 2, -1, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है, अब
इन दो पॉइंट में से आपको क्या करनी है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों इसको वैल्यू को रख देना है। तो जैसे मान लेते हैं इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। तो एट P1 पे यानी कि -2,1 पे आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 इंटू, यहाँ पर आपने रख देना x1 की जगह पे -2 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट में 13, तो ये आ जाएगा -6, ये हो गया -2 प्लस 2 यानी कि आ गया 6/√13। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 2, -1 पे चेक करेंगे, 2, -1 पे दोस्तों चेक करेंगे तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा यहाँ से इसको दोस्तों सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर रखें 3 इंटू 2 दैट इज 6, ये माइनस का +2 हो जाएगा। ठीक है, एंड +2 डिवाइडेड बाय √13, तो ये 6, 2, 8, 2, 10 हो गया दोस्तों, 10/√13। तो क्लियर है कि मिनिमम इनमें से कौन है दोस्तों, वो ये है 6/√13। सो 6/√13 इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, तो इस तरह से आप दोस्तों इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द लाइन। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने माना कि ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 जो कि इस लाइन के नियर है। हमने क्या किया, इस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन, टेंजेंट लाइन, उसका स्लोप निकाला। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप आपके इक्वल होंगे। दोनों के स्लोप को इक्वल करके यहाँ पर से हमने x1 और y1 के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया, और यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, y1 की वैल्यू निकाल दी, एंड देन उसके बाद हमने इस रिलेशन की मदद से x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, कभी कभार डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है। एंड देन उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में से कम कौन है, यानी कि मिनिमम कौन है। सो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ इन अ ग्रुप G a⁵ बराबर E है और इस तरह का दोस्तों रिलेशन है, देन आपको बताना है B की वैल्यू जो कि E के बराबर नहीं है, ऑर्डर ऑफ B क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ A, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको लीस्ट इंटीजर चाहिए होता है जिसके लिए a⁴n क्या हो जाए, E हो जाए। तब हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ A n के बराबर होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो n क्या होना चाहिए, सबसे लीस्ट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें ऐसी क्या करना है, ऑर्डर ऑफ B निकालना है, यानी कि b⁴n बराबर E चाहिए होगा। तो हमें बेसिकली n चाहिए जिसमें E आ जाए। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, लेट a बराबर है B²। हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a का पावर 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ a इंटू a बराबर b⁴ a इंटू a इनवर्स, ये तो e हो गया। b इंटू बी दोस्तों क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर a बराबर हो जाएगा b⁴। वी नो दैट जो b² है दोस्तों वो क्या है, वो है ab a यानी कि दिस विल बिकम ab a बराबर b⁴। सो दिस विल बिकम a² b a-2 जब आता है b⁴। ओके, इसी तरह से आप इसका दोबारा से दोस्तों अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये तो हो जाएगा b⁴। सेम प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पर भी लागू होगी। क्या होगा, वही a² b a-2, फिर यहाँ पर आ जाएगा a² b a-2, ये कट जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा a, ये देखिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a² b² a-2 बराबर b⁴। नाउ अगेन वी नो दैट b² क्या है, वो ab a है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा a3 b a-3 b⁴। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया। ठीक है, मतलब कि जितनी आप इसका डबल करते जाओगे यहाँ पर एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं b⁴ करूँगा तो दिस विल बिकम a4 b a-4। अगर मैं इसका फिर डबल कर दूंगा तो ये बन जाएगा a5 b a-5। यहाँ तक हमें पता है कि a5 बराबर E है, तो दिस विल बिकम E b E बराबर b32। और ये तो दोस्तों आपको पता है E इंटू बी आपका b हो जाएगा। सो दिस विल बी b32।
सो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा कि b की पावर 31, क्योंकि इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा e, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ b है वो आपका 31 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहने वाला है, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे हमने लेक्चर्स में इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं और ये अभी यूपीपीएससी लेक्चर में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, एक्स वाई जेड आर अनइक्वल, एंड आपको ये दोस्तों दिया हुआ है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में, यानी कि एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट दोस्तों इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पर से दोस्तों आ जाएगा 2 2 2 प्लस अगेन यहाँ पर एक्स वाई जेड रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड देन दिस यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से दोस्तों आप 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1। ठीक है, यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, वाई कॉमन जेड कॉमन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन डिटर्मिनेंट में कि पहले मैं 1 को इधर ले आऊँ और इन दोनों को मतलब कि पहले मैं C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर से जो C2 और C3 को बार इंटरचेंज करूँगा, तो ये यही आ जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसा ले सकते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि पहला ऑपरेशन जैसे 1 1 है, आप इसको इधर ले आइए, यानी कि पहला इंटरचेंज होगा C1 और C3 में, तो माइनस आएगा, देन उसके बाद फिर आप C2 और C3 में आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों डिटरमिनेंट आपके सेम है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड दिस इज 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो क्लियर है कि यहाँ से आपका जो ये डिटरमिनेंट है वो कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड या 1 1 1 या गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि x प्लस वाई प्लस मतलब कि एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा -2। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना कि मैंने इसको बराबर 0 रखा, इसको बराबर 0 क्यों रखा। देखिए इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसको मैं इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये आएगा बराबर 0। ऊपर दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर अनइक्वल, तो अगर मैं इनको बराबर 0 रख दूंगा तो यहां से x बराबर वाई बराबर जेड आ जाएगा। तो क्लियर है कि हमें इसको बराबर 0 रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बराबर 0 रखा, इसको बराबर यहां पर 0 का, इसको भेज दिया तेरे को। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा -2। सो यही मैं निकालना था। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विल बी -2, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट। इसका बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो 7n plus 1 divided by 4n plus 27, then the ratio of their 11th term is। बहुत अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है, और ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है। किस तरह से दोस्तों इसको करेंगे, देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको सम दिया हुआ हो और आपको अगर मान लेते हैं 11th टर्म दोस्तों निकालना है, तो सिंपली यहाँ पर जो भी आपको निकालना है, जैसे n है तो n की जगह पे क्या रखें, सिंपली आप क्या रख दें 2k-1, यानी कि k कितना है दोस्तों आपका 11 है, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द टू सीरीज, मतलब कि आपको सम का दोस्तों अगर आपको रेशियो दिया हुआ और उससे अगर आपको दोस्तों किसी केथ टर्म का दोस्तों रेशियो निकालना, तो सिंपली n की जगह पे 2k-1 रख के भी डायरेक्टली आ जाता है, जहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी 11 होगी। तो यहाँ पर जैसे आप इसको रखेंगे तो n की वैल्यू अगर ये 11 है, तो यानी कि n की जगह पे 21 रख दोस्तों यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा 7 इंटू 11, मतलब कि k की जगह पे n की जगह पे 21, तो 7 इंटू 21
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27, तो ये हो जाता है 148 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बट्टे, तो ये हो गया 7 4 11, 8 9 10 और 1 11, यानी कि 111। अब देखा जाए तो ये 37 का मल्टीप्लायर है, तो 37 4 जा में और 37 3 जा में, यानी कि 4/3 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज वी नो दैट कि अगर दो अर्थमेटिक सीरीज हैं, उसका अगर आपको सम निकालना है, वी नो दैट सम को हम दोस्तों कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है n/2, दिस विल बी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो दो सीरीज है, मान लेते हैं उसका पहला टर्म a1 है और जो कॉमन डिफरेंस d1 है, तो मान लेते हैं पहली सीरीज sn1 है sn और दूसरे वाली को sn डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, दिस विल बी 2a1 n-1 d1 मान लेते हैं। दूसरी सीरीज का केस में फर्स्ट टर्म आपका a2 है और इसको हम मान लेते हैं डिफरेंस d2। तो ये जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 7n+1 बट्टे 4n+27, ये आपको दोस्तों यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाता है 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से दिया हुआ है। यह है 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये बराबर आपको 7n+1 बट्टे 4n+27 आपको दिया हुआ। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। 11th टर्म यानी कि जैसे मान लेते हैं इसका 11th टर्म हम मान लेते हैं t11 और दूसरे वाले का मान लेते हैं t-11, तो इसका मतलब हो गया a1 प्लस 10d1 बट्टे a2 प्लस 10d2। ये दोस्तों आपको फिलहाल फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए आपको इसको इस तरह की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ऐसी फॉर्म में काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी 2a1 प्लस 10d1 है तो 20d1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ये हो जाएगा 2a2 प्लस 20d2, ठीक है। अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 20 किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि n बराबर 21 रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये रेशियो निकल जाएगा। तो यहां पर फिलहाल आपको n की जगह पे 21 रख देना। सेम थिंग विद दिस, ओके। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया कि n की जगह पे आप 2k-1 रखें और जो भी आपको निकालना है k की जगह पे 11th टर्म का रेशियो निकालना है तो k बराबर 11 रख दे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी जिससे आप इसको कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको बताना है कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें दोस्तों आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा जैसे y बराबर mod x का कर्व है, तो वी नो दैट कि जहां पर आपका x बराबर 0 है वहां पर दोस्तों डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर दोस्तों ये क्या होता है, बिल्कुल एक कॉर्नर पॉइंट होता है। इस कॉर्नर पॉइंट में आपके कई सारे इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब वहां पर यूनिक टेंजेंट खींचा जाए, बट यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसके अंतर्गत ये आपका 0 हो जाए, यानी कि x² प्लस x 0 कब होता है, आप वो पॉइंट निकालिए। x² - 1 0 कब होता है, तो उन पॉइंट्स पे ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, दैट्स इट। तो यहां से x प्लस 1 बराबर हो गया 0, यानी कि x बराबर 0। अगला आ गया x बराबर -1, यहां से देखे तो x बराबर +-1, सो यहां से भी x बराबर 1 हो गया, x बराबर -1 हो गया। तो देखा जाए तो कौन कौन से पॉइंट है, 0, -1 एंड 1। सो देयर आर 3 पॉइंट्स जहां पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन पॉइंट्स में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल नहीं होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को जहां पर दोस्तों ये आपका 0 हो जाता है उसको दोस्तों आपने चेक करना होगा, दैट्स इट।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट टू द कर्व। देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट टू द कर्व, यानी कि आपको क्या करनी है, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पे। ठीक है, तो इसको किस तरह से दोस्तों फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कर्व है, ये कर्व है दोस्तों, ठीक है, इस पर दोस्तों आपने एक टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, यहां से दोस्तों यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे मान लेते हैं इसको एन पे कट करता है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसी पॉइंट पे दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, वो जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस पी से जाएगा, तो ये इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहां से पी एम अगर आप इसको बोलो तो दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो इसको दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसका सिंपली फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल का। लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता है y इंटू अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। y इंटू अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर से आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। आपको सबसे पहले देखिए y बराबर 1/2 a e की पावर x अपॉन a माइनस e की पावर माइनस x अपॉन a है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिए, देखिए दोस्तों एक होता है साइन हाइपरबोलिक x, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। आपने इस फॉर्मूला का दोस्तों यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, दिस विल बी, अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि a e की पावर x अपॉन a माइनस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन 2 है। तो वी कैन राइट दिस y बराबर a साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a, दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x दोस्तों आपका cos होता है, cos हाइपरबोलिक x अपॉन a, फिर इनटू कितना आ जाएगा 1 अपॉन a, क्योंकि ये भी होगा x अपॉन a का, तो ये बेसिकली आ गया cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ठीक है, नाउ इसके, अब इसकी जो वैल्यू है दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों क्या करनी है, पुटअप कर देनी है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ जो नॉर्मल होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y है a साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a, ये होता है अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a। 1 प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर की मैं बात करूं, ठीक है, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर की मैं बात करूंगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा, यहां पर दोस्तों आपका ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होगा दोस्तों तभी ये निकल पाएगा, वरना अदरवाइज इसमें से कोई आंसर नहीं आ पाएगा। तो प्लस में दोस्तों आपका क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका प्लस होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, तो दिस विल बी cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो यहाँ पर से ये प्लस में दोस्तों, प्लस में, तो दिस विल बी cos हाइपरबोलिक x है, इसको ठीक कर लेंगे क्योंकि फिर इनमें से आंसर आपका नहीं आ पाएगा। और फिर यहाँ पर से इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस विल बिकम साइन हाइपरबोलिक x अपॉन ए, एंड दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन ए। ध्यान रखना दोस्तों कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यानी कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर मतलब cos। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, a cos हाइपरबोलिक x अपॉन ए है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a cos हाइपरबोलिक x अपॉन ए, एंड दिस इज ऑल्सो cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। सो ये हो जाएगा a cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए, सो दैट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, a cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये प्लस दोस्तों रहा होगा। ठीक,
इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लिमिट्स का क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कई करवाए हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर कितना है c प्लस डी एक्स है। ठीक है, सो क्लियरली है कि जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी की दोस्तों फॉर्म है। ठीक है, सो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर जी एक्स इस तरह से है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स आपका 1 है, वहीं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो जी एक्स है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ऐसे केसेस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में x टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए जी एक्स इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो वही दोस्तों हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर से क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा e की पावर में हो जाएगा फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c प्लस डी एक्स आगे आ जाएगा। ओके, और इतने में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सिंपली बच जाएगा a प्लस बी एक्स। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c अपॉन एक्स प्लस डी बट्टे a अपॉन एक्स प्लस बी। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 ये भी 0, यानी कि सिंपली आ जाएगा e की पावर में d अपॉन b। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, काफी काम का, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये फॉर्मूला, 1 की पावर इन्फिनिटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन से दोस्तों संबंधित है। इफ द क्वेश्चन हैज 2 इक्वल रूट, देन आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ओके, मान लेते हैं इसके 2 रूट्स इक्वल हैं, तो 2 रूट्स को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट अगर द सम ऑफ रूट निकालें तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी कि जो बीटा की वैल्यू है वो माइनस में 2 अल्फा के बराबर है। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से माइनस डी अपॉन ए, यानी कि क्यू के बराबर हो जाएगा, वो भी माइनस में। सो अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर आ जाएगा माइनस क्यू। नाउ बीटा की वैल्यू दोस्तों है माइनस 2 अल्फा, अगर मैं उसको यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। सो यहाँ से अल्फा क्यूब बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 2। ये हमारे पास दोस्तों एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 2 की पावर 1/3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा का क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये तो हो जाएगा q/2 प्लस p इंटू क्यू अपॉन 2 की पावर 1/3 प्लस q बराबर 0। ओके, नाउ अब देखिए q/2 यानी कि हो गया 3q/2, इसको लिख देते हैं बराबर माइनस पी क्यू अपॉन 2 की पावर 1/3। अब आप एक काम करें, क्यूब कर दे बोथ साइड, यानी कि हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब डिवाइड में 8, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी का क्यूब क्यू अपॉन 2। ओके, यहां से ये तो हो जाएगा 4 एंड एक क्यू से क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर बराबर माइनस 4p क्यूब। तो अल्टीमेटली 4p क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। सो यहां से 4p क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर बराबर 0, सो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स और जी एक्स आपके 2 फंक्शन हैं और एफ जी एक्स बराबर है एक्स प्लस
वन अपॉन एक्स और एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, देन आपको एफ डैश वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है और डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स ये बेसिकली होता है एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो आपको जो एफ ऑफ जी एक्स है इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि अब जी एक्स की वैल्यू तो दोस्तों ये है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये आपकी है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए हमारा काम ये रहेगा जो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब उसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखिए। देखिए अब अगर मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब करता हूं तो यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यानी कि जो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, तो यहां से मैं इसको दोस्तों जैसे कि x प्लस वन अपॉन एक्स है तो यहां से दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, इसको दोस्तों मैं अगर t मान लूं तो एफ टी बराबर होगा t का क्यूब माइनस थ्री टी, यानी कि हमने x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में दोस्तों इसको लिख लिया, या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं जैसे अगर मैं इसको जी एक्स भी मानूं तो इस तरह की फॉर्म में दोस्तों आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो एफ डैश टी बराबर हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री। ओके, एंड आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर उसकी जगह पे वन रख देना है। तो जब आप दोस्तों यहाँ पर वन रखेंगे तो यू विल गेट जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन विल बी राइट। तो हमारा काम वही था कि दोस्तों हमें इसको जो हमें गिवन था इसको हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इवन अगर आप एफ एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स की जो फॉर्म है वो आपको मिल जाती है, एफ एक्स हो जाता है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य वही था कि एफ एक्स निकालना और देन उसके बाद एफ एक्स को निकाल के हम डिफरेंशिएट करके एफ डैश वन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6a क्या है दोस्तों। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसको दोस्तों हमने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल भी बताया था 0 1 2 3 4 5 दोस्तों ये आपका एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में दोस्तों ये रिंग तो है, लेकिन किस तरह की रिंग है देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं जीरो डिविजर की बात करूं तो जीरो डिविजर की दोस्तों हम बात करें तो होता है क्या कि दोस्तों जो प्रोडक्ट है यानी कि 2 और 4 का प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि जीरो डिविजर का मतलब है कि अगर रिंग में इस तरह के एलिमेंट है कि a डॉट बी बराबर जीरो है बट a जीरो के बराबर नहीं है, b जीरो के बराबर नहीं है, स्टिल a इंटू बी बराबर जीरो आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिंग विथ जीरो डिविजर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर से ध्यान से देखें तो अगर आप 3 और 4 को ध्यान से देखें, 3 और 4 का दोस्तों जब प्रोडक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लगाते हैं तो यहाँ पर 4 3 12 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 और 4 नॉट 0 है बट स्टिल उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो ये दोस्तों आपका रिंग विद जीरो डिविजर है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिंग विथ जीरो डिविजर दोस्तों कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए डिवीजन रिंग की हम बात करते हैं तो डिवीजन रिंग वही होता है दोस्तों जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जीरो डिविजन नहीं होनी चाहिए। तो जीरो डिविजर तो है इसमें, रिंग विदाउट जीरो डिविजर ये भी नहीं है। फील्ड में भी वही होता है दोस्तों, उसमें भी आपके जीरो डिविजर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की दोस्तों हम बात करते हैं तो वो जीरो डिविजर में आपके पॉसिबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाते हैं, तो रिंग विद अ जीरो डिविजर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन दिस ग्रुप आपको ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 निकालना है, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5, लास्ट टाइम भी दोस्तों मैंने आपको ऑर्डर निकालना बताया था। वी नो दैट कि जो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है दोस्तों वो कितना है, 6 है, ठीक है, यानी कि ए की पावर 6 है वो ई के बराबर है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 निकालना है, देखिए वैसे तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं क्योंकि 5 इज को प्राइम टू 6 ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, तो डायरेक्टली दोस्तों इसका जो ऑर्डर है वो 6 आ जाएगा।
तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या होता है 6 होता है। नहीं तो फिर भी अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो सिंपली करते कैसे दोस्तों, आप सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, ठीक है, और 5 का डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वी नो दैट इसका कितना आता है 30 डिवाइडेड बाय 5, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होती है। सिंपली दोस्तों ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को। वैसे दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बेसिकली इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ओके, तो अगर आप देखा जाए, अगर आप यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए की मैं बात करूँ तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन राइट दिस ओके, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स दोस्तों आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ अब अगर दोस्तों आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की बात करेंगे, यानी कि इसका इनवर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू इसका इनवर्स। ओके, नाउ वी नो दैट इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो तो हो जाएगा इसका इनवर्स, और इसके इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, यानी कि दिस इज ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। नाउ अब वैसे अगर मैं निकालना चाहूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि भैया अगर इसी थ्योरी से मैं ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू आई। ओके, तो यहाँ से वी नो दैट कि जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है वो 1 अपॉन ए इनवर्स के बराबर होता है। ओके, सो यहाँ से ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैसे दोस्तों फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बट्टे डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोनों की वैल्यू दोस्तों सेम आ रही है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ भैया √3 प्लस आई की पावर है 100 इक्वल्स टू है 2 की पावर 98 a प्लस आई बी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप दोस्तों इसको सिंपली पोलर फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या येलर फॉर्म में दोस्तों आप कन्वर्ट कर लीजिए। √3 प्लस आई है तो अगर इसको अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो इसका मॉड दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसका मॉडुलस आ गया 2। एंड अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन √3, यानी कि दिस विल बी π/6। ओके, तो मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू ई की पावर आई π/6। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई की पावर आई π/6 की पावर दोस्तों कितना है, ये 100 है। एंड इफ इट इज 100 तो हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर आई π/6। आई π/6 का मतलब ये होगा दोस्तों, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर आई π/6। देखिए इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 50/3, यानी कि ई की पावर आई पाई ई की पावर आई 50/3 पाई। अब दोस्तों बात करें जैसे कि 50π/3 है। अब आप 50π/3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 48 पाई प्लस 2π/3। ठीक है, अब आप जानते हैं 16 3 48 होता है, 16 पाई प्लस 2π/3। सो वी नो दैट कि 2 पाई 2m पाई बेसिकली क्या होता है, पीरियड होता है। 2 पाई आपका पीरियड होता है, तो इसका मतलब 16 पाई प्लस 2π/3 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर में आई 2π/3। भाई बात हुई 16 पाई का मतलब हो गया 2 पाई 2 पाई 2 पाई के आपके 8 चक्कर, तो भैया उसके बाद से दोबारा से 2π/3 से स्टार्ट होगा ना, तो बस आपने इसको निकाल देना है। यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 100, ये हो जाएगा ई की पावर
2π/3 बेसिकली हुआ cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब cos 2π/3 का मतलब हो गया 180, मतलब कि पाई माइनस π/3 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस cos π/3। वहीं ये हो जाएगा आई साइन π/3। ठीक है, तो cos π/3 की मैं बात करूं तो ये होता है माइनस में ये हो गया 1/2, एंड साइन अगर इसकी बात करें π/3 की तो ये हो जाएगा √3/2। नाउ अब यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 2⁻99 माइनस 1 प्लस आई √3 आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2⁻98 है, तो अगर आप कंपेयर करें 2⁻98 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस आई 2√3। तो अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर से कंपेयर करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं 2⁻98 इंटू ए प्लस आई बी, 2⁻98 इंटू ए प्लस आई बी, तो कंपेयर करके ए की वैल्यू -2 आती है, बी की वैल्यू आती है 2√3। सो वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 4 × 3, 4 × 12, 12 4 कितना आ गया 16। तो 16 इज द राइट आंसर, 2 × 4 और यहाँ से 4 × 12। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो 16 है इट इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना 2⁻98, तो वैसे हमारा 2⁻99 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2⁻98 बनाने के लिए एक 2 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी दोस्तों आप कर सकते हैं, जो कि ये तो मैंने आपको दोस्तों इसलिए बताया ताकि कभी कभार इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी हो, तो वहां पर ये काफी काम है, क्योंकि डायरेक्टली दोस्तों आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली भी दोस्तों कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जैसे हम लिखते हैं सिंपली मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बराबर होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप z1 की पावर n है तो इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 की पावर n। हम दोस्तों यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर से, देखिए मैं एक काम करूंगा, दोनों तरफ मॉडलस लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा अंडर में 3 प्लस आई की पावर 100 इसका की पावर 100 का मॉड बराबर हो जाएगा, देखिए मॉड में 2 की पावर 98 इंटू ए प्लस आई बी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर वही जो रूल है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि z की पावर n बेसिकली क्या होता है, मॉड ऑफ z की पावर n के बराबर होता है, एंड z1 इंटू z2 का जो मॉड है वो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, देखिए हो जाएगा √3 प्लस आई का मॉड की पावर 100 अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर हो जाएगा 298 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। नाउ वी नो दैट इसका जो मॉड है दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 की पावर 100, और ये हो जाएगा 2 की पावर 98। दिस इज अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका 4 का मतलब हो गया 2 की पावर दोस्तों ये हो गया 100 बराबर हो गया 2 की पावर 98 इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। सो अगर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 2 की पावर, देखिए ये हो गया 2 की पावर 2 दैट इज 4, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो हेंस हम डायरेक्टली भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वे है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे आसान वे है। बट मैं आपको टोटल किस तरह से हम मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालते हैं एंड प्लस ए और बी की वैल्यू अगर कभी निकालने को दी हो तो आप उस मेथड से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से लगा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।